हाँ तो नमस्ते जी, स्वागत आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। बताइए आप लोग कैसे हैं। फटाफट आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, ठीक है। क्लास में आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। आज लक्ष्यवान सीरीज का कितना है, तो आज आपका लक्ष्यवान सीरीज का क्या है, लक्ष्यवान सीरीज का डे 9 है। बताइए क्या आप डे 8 को कर लिए। डे 8 क्या डे 1 से लेकर डे 8 तक आप क्लास को कर लिए। डे 1 से डे 8 तक अगर कर लिए, कमेंट में यस लिखिए फटाफट। अगर नहीं किए हैं तो नो लिखिए, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो डे 1 से लेकर डे 8 तक कर लीजिए, ठीक है। आपका ये आज लक्ष्यवान सीरीज का डे 9 है, ठीक है। कल आपका ये लक्ष्यवान सीरीज खत्म कर देंगे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, कल लक्ष्यवान सीरीज खत्म हो जाएगा, यानी कि 10 जनवरी को आपका क्या, 10 जनवरी का लक्ष्यवान सीरीज का आपका पूरा खत्म होगा, एकदम पूरा लक्ष्यवान सीरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अगर डे 1 से डे 10 तक यहाँ अगर लक्ष्यवान सीरीज को बढ़िया से कर लेते हैं, कर लेंगे, तो आपका क्या होगा, 230/230 जो आपका ऑब्जेक्टिव में सपना है वो एकदम पूरा एकदम सपना साकार हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना, बस क्लास को नहीं देखना है, एकदम सबको रिविजन भी करके एकदम याद कर ले। बताइए कि जितना भी डे 1 से डे 8 तक में क्वेश्चन आपको करवाए थे, सारा क्वेश्चन आप तैयार कर लिए। बताइए फटाफट कि सारा क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। लगभग आपका कितना क्वेश्चन कराएंगे, तो लगभग आपका वही कम से कम 700-800 क्वेश्चन हो गया होगा ना। 700 से लेकर 800 क्वेश्चन हो गया होगा डे 1 से डे 8 के बीच में, ठीक है। डे 1 से डे के 8, ठीक है। अगर नहीं तैयार किए तो पूरा प्रश्न को तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सारा प्रश्न आपका यहीं से आने वाला है। क्या आपका ये जो करार है सीरीज, ये सीरीज क्या है, सीरीज आपका ये 2011 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक से बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, सारा प्रश्न यहीं से आएगा। तो एकदम पूरा प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो पहले बता देते हैं आपका, पहले हम SST रखें, ठीक है। पहला SST, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका साइंस है, उसके बाद आपका साइंस, फिर आपका मैथ है, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ, फिर उसके बाद आपका संस्कृत और हिंदी। आप बोलिएगा सर सॉरी मैथ नहीं, आज का आपका मैथ नहीं, सॉरी मैथ नहीं है। तो मैथ का आप क्या करें, मैथ का हम आज कल आपका ये समाप्त हो जाएगा 10 जनवरी को। 11 जनवरी या 12 जनवरी को आपको हम मैथ का ऑब्जेक्टिव का 500/500 वाला सीरीज ला देंगे, 500, जिसमें आप 500 पढ़िए और 50 नंबर आपका मैथ का एकदम एकदम क्लियर, ठीक। ऑब्जेक्टिव में आपका 500 प्रश्न आपको कराएंगे, जिसमें से आपका 50 प्रश्न एकदम बन जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। तो देखिए आपका पहला SST का 1 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय क्या है। फटाफट बताएं कि भारत में मानव निर्मित जलाशय सबसे बड़ा कौन सा है। पहला आपका क्या, नागार्जुन या कृष्ण सागर या गोविंद बल्लभ पंत सागर या गोविंद सागर। बताइए तो भारत में सबसे बड़ा जो मानव निर्मित आपका जलाशय है वो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 आपका है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश क्या है। तो कौन है जो सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित देश है, वो कौन सा है, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश या भूटान। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर आपका प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस किस भाग को दिखाया जाता है, ठीक है। मानचित्र में जो है, मानचित्र आपका जो मैप देखेंगे, मैप, तो मैप में जो आपका होता है मैप, उसमें नीले रंग जो किस भाग को दिखाया जाता है, तो नीले रंग जो आपका जल को दिखाया, जल को नीले रंग में दिखाया जाता है, कहाँ, मानचित्र में आपको नीले रंग से, ठीक है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए। 4 नंबर है कि गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है, भूकंप के किस पेटी में आते हैं, वो किस भूकंप के किस पेटी में आते हैं। पहला आपका जोन 1 में, जोन 3 में, जोन 4 में या जोन 5 में। फटाफट बताएं किस में आते हैं, तो आपका जोन किस में आता है, तो जोन 5 में आता है। किसमें, जोन 5 में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 6 नंबर प्रश्न को देखिए, सॉरी 5 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 5 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि दिल्ली क्या, सॉरी दिल्ली ने 5 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 5 नंबर आपका प्रश्न है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय आपका कहाँ है, कलकत्ता, गोरखपुर, हाजीपुर या दिल्ली। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अब पूर्व रेलवे का अगर आपका पूर्व रेलवे का मुख्यालय पूछेगा, वो आपका हाजीपुर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर, पूर्व रेलवे का पूछेगा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर आपका है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, वो अधिक सिंचाई के कारण जो पंजाब की भूमि क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। किसके कारण, तो अधिक सिंचाई के कारण। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, फटाफट बताइए कि जो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो भारत का जो आपका संवैधानिक अध्यक्ष है वो आपका राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, वियतनाम में,
थाईलैंड में, लाओस में या कंबोडिया में। तो अंकुर वाट जो मंदिर आपका कहाँ है, कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। बताइए अंकुर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा सूर्य वर्मा, क्या राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकुर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। फटाफट बताइए कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, ब्रिटेन, चीन, यूनान, अमेरिका। फटाफट बताइए मुद्रण कला जो आपका, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो आपका जो मुद्रण कला है उसका जो आविष्कार हुआ आपका कहाँ हुआ था, फटाफट कमेंट में बताएं। तो उसका आविष्कार आपका चीन में हुआ था। कहाँ, चीन में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 10 नंबर प्रश्न क्या है कि विश्व का सब किया है, विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, विश्व की पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में या इंग्लैंड में, कहाँ हुई थी, फटाफट बताइए कहाँ हुई थी। विश्व की सबसे पहले पेपर मिल की जो स्थापना हुई थी वो आपका हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए। 11 नंबर आपका प्रश्न है कि 95 थीसिस किसने लिखी थी, फटाफट बताइए कि 95 थीसिस जो किसने लिखी थी। तो पहला आपका है रूसो ने, कार्ल मार्क्स ने, मार्टिन लूथर ने या गुटेनबर्ग ने। तो आपका 95 थीसिस है वो आपके मार्टिन लूथर लिखे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12 नंबर आपका क्या प्रश्न है, तो 12 नंबर प्रश्न को देखिए कि मित्राल सॉरी मित मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। पहला राजा राम मोहन राय या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद घोष या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपका जो मीरात उल अखबार के संस्थापक थे उसके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर है ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कौन कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है, बताइए कौन सा तापीय विद्युत परियोजना बिहार में। पहला कांटी तापीय विद्युत या कलगांव तापीय विद्युत परियोजना या आपका नबीनगर तापीय विद्युत, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कहाँ है, बिहार में ही है। जितने भी आपका ये सभी कहाँ है, बिहार में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 10 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 का। चलिए आपका 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर आपका प्रश्न क्या है, 14 नंबर प्रश्न ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया। बताइए कि ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया था। 1936 में, 1947 में, 1957 में, 1960 में। तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम था वो बदलकर आकाशवाणी कर रहा था कब, 1957 में। कब, 1957 में कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के 15 नंबर है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। बताइए एल्युमिनियम, जबकि एल्युमिनियम है किस खनिज से संबंधित है, तांबा से, अभ्रक से, लोहे से, बॉक्साइट से। तो एल्युमिनियम आपका किससे खनिज संबंधित, बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। फटाफट बताइए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान का है। पहला आपका होगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या झारखंड। फटाफट बताइए कि नंदा देवी आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, फटाफट बताइए। तो ये आपका कहाँ है, फटाफट। तो ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर। 17 को देखिए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा, फटाफट बताइए कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या गुजरात। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर देखिए। 18 नंबर है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था। होता है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था, 2002 में, 2005 में, 2008 में, 2010 में। तो सूचना का अधिकार कानून जो आपका लागू हुआ था 2005 में हुआ था। कब, 2005। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 19 नंबर नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। बताइए कि नेपाल के साथ जो भारत का कौन सा राज्य जो नेपाल से सबसे लंबा सीमा जोड़ता है। तो आपका कौन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो आपको कौन सा, उत्तर प्रदेश हो या यूपी। यूपी जो है नेपाल के साथ भारत का सबसे लंबा सीमा जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, लाल कृष्ण
लाल कृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी या काशीराम या कल्याण सिंह। तो आपका कौन हो जाएगा? तो अटल बिहारी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान है, आरक्षित का कितना परसेंट स्थान है आरक्षित है बताइए। तो 27%, 33%, 50% या इनमें से कोई नहीं। तो आपका कितना आरक्षण है? 50% महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में कितना आरक्षण है? तो 50% है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि वित्त क्या सॉरी राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बताइए राज्य वित्त आयोग का गठन किस लिए किया जाता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए, या केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन के लिए, या बैंकों की वित्तीय स्थिति के पूर्ण अवलोकन के लिए, या इनमें से सभी। बताइए किसके लिए? फटाफट बताइए। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्ण अवलोकन के लिए ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर देखिए। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में सबसे पहले नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो पटना में हुई थी। कहाँ? पटना में। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? फटाफट बताइए कि बिहार में जो है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, या अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, या जगजीवन राम ने, यह क्या है? यतेंद्र शुक्ला, योगेंद्र पता है किसने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए 25 नंबर का आंसर बताइए। 25 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? तो देखिए आपका 25 नंबर है, बताइए 25 नंबर है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? बताइए कि कौन सा है जो राष्ट्रीय दल नहीं है। पहला आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या लोक जनशक्ति पार्टी, या बहुजन समाज पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी। बताइए कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है? फटाफट कमेंट में बताइए कौन सा पार्टी है जो राष्ट्रीय दल नहीं है। तो फिर आपका हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। क्या होगा? लोक जनशक्ति एल जे पी लोजपा जिसे कहते हैं। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी ये आपका क्या है? राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का जो मुख्य कारण था क्या था? फटाफट बताइए। लोकतंत्र की स्थापना, या जल का निजीकरण, या बिजली का निजीकरण, या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। तो बोलीविया में जो आपका जनसंघर्ष का मुख्य कारण था वो क्या था? तो वो आपका जो मुख्य कारण था वो था इसकी जल की निजीकरण के लिए, जल निजीकरण। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न को पढ़िए कि बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? फटाफट बताइए कि बोलीविया जो आपका है किस महादेश की हिस्सा है? फटाफट बताइए। तो बोलीविया आपका जो दक्षिण अमेरिका के हिस्सा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 28 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 28 नंबर प्रश्न को पढ़िए। तो 28 नंबर आपका प्रश्न है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या वित्तीय क्षेत्र को? फटाफट बताइए कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को आपको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 29 नंबर आपका प्रश्न है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? फटाफट बताइए कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? पाउंड, डॉलर, रूबल, क्रोना बताइए कि जो आपका स्वीडन है उसका मुद्रा क्या है? फटाफट आपका कोरोना होगा, कोरोना या कोरोना वायरस में समझ लो, कोरोना जो होता है कोरोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए बताइए कि भारत का रुपया क्या था? भारत का रुपया फटाफट कमेंट में आप लोग लिखिए। पाकिस्तान का रुपया लिखिए, पाकिस्तान का लिखिए। चलिए बांग्लादेश का लिखिए कि बांग्लादेश का क्या था? बांग्लादेश का लिखिए। चलिए नेपाल का लिखिए। फटाफट आप एकदम लिखते जाइए। अमेरिका के आप लोग बताइए कि अमेरिका का डॉलर क्या है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का डॉलर क्या है? अमेरिका का फटाफट आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए बताइए जापान का आप लोग बताइए कि जापान का मुद्रा क्या है? जापान। ठीक है, जापान का मुद्रा क्या आपका? जापान का। ठीक है, जापान का बताइए मुद्रा क्या? फटाफट कमेंट में आप लोग लिखिए। देखिए आपका जो भारत का मुद्रा है, भारत का मुद्रा क्या है? भारत का मुद्रा आपका रुपया। ठीक है, रुपया। ठीक है, पाकिस्तान का भी आपका ये रुपये है। आपका क्या है? नेपाल का भी आपका रुपये है। ठीक है, पाकिस्तान और नेपाल और भारत का रुपये। और देखिए अमेरिका का क्या है?
अमेरिका को जो आपका अमेरिका का आपका क्या है, तो अमेरिका का आपका क्या है, तो अमेरिका का जो आपका है वो पाउंड डॉलर है, डॉलर क्या है, डॉलर डॉलर, ठीक है, डॉलर। और जब जापान का क्या है, जापान का आपका क्या है, जापान का पाउंड है, जापान का आपका पाउंड है, ठीक है। और रूस का क्या आपका, रूस का है रूबल, रूस का है रूबल, रूबल, ठीक है, रूबल, रूबल, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आपका है 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर है कि गरीबी के कुछ चक्र की धारणा किसने दी थी, बताइए कि गरीबी की जो कुछ चक्र है उसकी धारणा किसने दी थी, फटाफट बताइए। पहला होगा अल्फ्रेड मार्क्स, या किन्स, या पिगू, या रेगनर नरकस। जो गरीबी के कुछ चक्र की धारणा की जो दिए थे धारणा किसने दी थी, तो वो दिया था रेगनर नरकस ने। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए ये किसने कहा था कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, बताइए कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ऐसा किसने कहा था, तो आएगा रेगनर नरकस ने कहा था, रेगनर नरकस ने, ठीक है। तो चलिए 31 नंबर आपका प्रश्न है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनरावृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन है, बताइए। भूमि विकास बैंक, या नाबार्ड, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या आपका व्यावसायिक बैंक, क्या होगा, फटाफट कमेंट में बताइए कि क्या होगा आंसर। फटाफट फटाफट स्पीड में आप लोग कमेंट में बताइए। तो आपका क्या होगा, नाबार्ड। कौन है, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखिए, आपका 32 नंबर प्रश्न क्या है, तो 32 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, फटाफट बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो आपका स्थापना था 1935 में, कब हुआ था, 1935 में हुआ था, 1935। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, कौन नहीं जुड़ा है, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट कमेंट में बताइए। तो आपका होगा मेघालय। मेघालय आपका जो है राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, मेघालय में क्या रेल मार्ग नहीं है, कहाँ में, मेघालय में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर आपका कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, फटाफट बताइए कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1950 में, 1951 में, 1953 में, 1964 में। चलिए फटाफट बताइए कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो परिवहन का जो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 में किया गया। कब, 1953 में 1953। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थित है, फटाफट बताइए कि फॉल्ट में, कौंडाल में, चेन्नई में, एनाइड में, नोएडा में, ठीक है, नोएडा में। फटाफट बताइए कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थित है, फटाफट बताइए कहाँ स्थित है। तो आपका कहाँ होगा, आपका होगा कंडाला। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर, सॉरी बी आपका क्या होगा, बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखिए। 36 नंबर आपका प्रश्न है, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से अति आच्छादित है, यानी कि बिहार में जो है वन का कितना परसेंट क्षेत्र है, वन का कितना परसेंट, तो बिहार में जो वन का प्रतिशत, वन क्षेत्र का प्रतिशत है मात्र 7%। बिहार में जो वन जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ जंगल है, बिहार में कितना जंगल है, मात्र 7%। बिहार में कितना परसेंट जंगल है, मात्र 60% है, ठीक है, मात्र 7%, ठीक है। चलिए आप अगला प्रश्न देखिए, आपका 37 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 37 नंबर प्रश्न को पढ़िए कि धान एक प्रकार है क्या, औस का, अमन का, बोरो का, इनमें से सभी। धान किसका प्रकार है, फटाफट बताइए कि धान जो आपका है वो किसका प्रकार है, फटाफट कमेंट में बताइए कि धान किसका प्रकार है। तो धान जो आपका औस का भी है, अमन का भी है, बोरो का भी है, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 38 नंबर की निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है, बताइए कार्बनिक खनिज कौन है, फटाफट कमेंट करिए कि जो आपका कार्बनिक खनिज कौन है, किसमें कार्बन पाया जाता है, कोयला में, अभ्रक में, बॉक्साइट में, या तांबा में। तो कार्बनिक खनिज जो आपका ये कोयला है, कोयला में आपका क्या पाया जाता है, तो कोयला में आपका कार्बन पाया जाता है, ठीक है। कार्बन की मात्रा से ही पता चल लगाया जाता है कि कौन कोयला बढ़िया, कौन कोयला खराब। पता है कोयला के प्रकार कितने होते हैं, कोयला कितने प्रकार के, तो कोयला 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कोयला 6 प्रकार के। सबसे अच्छा कोयला कौन, एंथ्रासाइड। सबसे खराब कोयला कौन होता है आपका,
पीठ। सबसे खराब कोयला आपका कितना होता है, कौन होता है, तो सबसे खराब कोयला आपका पीठ होता है, पीठ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है सॉरी 39 नंबर का है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपको कहाँ होता है? जोहान्सबर्ग में, रियो डी जनेरो में, न्यूयॉर्क में या क्योटो में? फटाफट कमेंट करिए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका जो है कहाँ हुआ था? तो हुआ था रियो डी जनेरो में। कहाँ? रियो डी जनेरो। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, इनमें में से कौन कृषि आधारित नहीं है? बताइए कौन सा जो उद्योग है कृषि से आधारित नहीं? चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सीमेंट उद्योग, सॉरी सूती उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो जो आपका सीमेंट उद्योग है वो कृषि से आधारित नहीं। इसका कच्चा माल क्या था? तो इसका कच्चा माल आपको बताए थे कि चूना होता है, चूना और पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर इसका कच्चा माल होता है, चूना पत्थर। ठीक है, तो चलिए बताइए कि 40 में आप कितना सही कर पाए? चलिए एक प्रश्न का छोड़ते हैं, इसको करिए लेते हैं। 41 नंबर आपका जो 41 कितना प्रश्न है जी? 42 है। 2 प्रश्न और करिए लेते हैं। तो देखिए 41 आपका क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? पहला आपका लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ड्रोविन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड या लॉर्ड म्यूटो, कौन थे? फटाफट बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? फटाफट कमेंट करिए। तो जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? फटाफट बताइए। तो भारत को जो आपका वायसराय था कौन था? तो भारत का जो वायसराय था आपका क्या था? वायसराय आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, लॉर्ड रोबिन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 42 नंबर की जनेवा संधि कब हुई थी? जो जनेवा संधि हुआ था आपका 1949 में, 1949 में। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए एसएसटी का आपका सारा प्रश्न खत्म कर दिए। आज का सीरीज का एसएसटी में मात्र हम कितना प्रश्न रखे थे? 42 प्रश्न रखे थे। बताइए 42 में आप कितना सही कर पाए? बताइए 42 में आपको कितना प्रश्न पहले से पता था? फटाफट कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपका साइंस को देखते हैं, साइंस का। ठीक है, साइंस के प्रश्न को देखते हैं। चलिए आप साइंस के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, साइंस का प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 को देखिए। प्रश्न संख्या 1 है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? बताइए कि लेटेक्स जो आपका है वो कहाँ पाया जाता है? पहला आपका पीपल में या पीपल के कनेर में या आपका सॉरी पीला कनेर में या बरगद में या इनमें से सभी। पता है आपका जो लेटेक्स है, लेटेक्स जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? फटाफट बताइए। तो लेटेक्स आपका इसमें सभी में, पीपल में भी पाया जाता है, कनेर में भी पाया जाता है और बरगद के पेड़ में भी। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 2 नंबर प्रश्न को पढ़िए कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मानव मूत्र में जो है यूरिया की मात्रा कितनी होती है? फटाफट बताइए कि मानव मूत्र में यूरिया की जो मात्रा होता है कितना होता है? फटाफट करो। मानव मूत्र में जो यूरिया की मात्रा वो 60% होता है। ठीक है, 60% यूरिया की मात्रा। जल की मात्रा कितना? तो जल की जो आपका मात्रा रहता है कितना रहता है? तो जल का मात्रा आपका 96% होता है। नहीं, जल का मात्रा ये आपका कितना? जल जो आपका रहता है वो जल आपका 96% रहता है। ठीक है, जल आपका 96% रहता है। शायद गलत दिया है आंसर। ठीक है, तो ये आपको मेरा डाउट है इसलिए छोड़ दे। ये मुझे खुद थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये आपका छोड़ दे। ठीक है, बाद में आपको बता देंगे। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में थोड़ा डाउट है इसलिए छोड़ रहे हैं आपको। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न देखिए कि भ्रूण का विकास होता है कैसे? भ्रूण का विकास कैसे? अंडाशय में, योनि में या गर्भाशय में या फलोपियन ट्यूब में? तो भ्रूण जो आपका भ्रूण होता है, जब कोई अंडाणु है वो किसी पुरुष का अंडाशय जो आपका मिल जाता है तो आपको क्या हो जाता है? वो भ्रूण होने लगता है। नहीं कि वो क्या होता है? भ्रूण है। तो वो कहाँ होता है? फटाफट से उसी को भ्रूण कहते हैं। ठीक है, तो भ्रूण कहाँ होता है? फटाफट होता है। तो भ्रूण जो आपका होता है कहाँ होता है? तो भ्रूण होता है गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए कि निकट दृष्टि क्या बताई थी कि रोग से बड़ा क्या होता है? तो रोग से बड़ा इसका इलाज होता है। रोग से बड़ा इलाज होता है। तो रोग कितना अंक का है? तो देखिए 1 2 3 यानी कि 3 नंबर का रोग है। 3 नंबर का रोग है तो इनका इलाज होगा कितना? 4 नंबर का, यानी कि अबतल क्या होगा? अबतल देखिए
अवतल। अवतल कितना अंक का है? तो अवतल देखिए 1 2 3 4 अंक का। अवतल आपका 4 अंक का है, यानी कि अवतल देखिए कहाँ है? अवतल ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए। आपका 5 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता मात्रक है क्या? लेंस का जो क्षमता मात्रक क्या रहता है? जूल रहता है, डायोप्टर रहता है, अग्र रहता है या वाट रहता है? जो लेंस की जो क्षमता होता है, लेंस की क्षमता मात्रक क्या होता है? फटाफट कमेंट करिए। तो लेंस का क्षमता मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखिए, 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है? फटाफट कमेंट करिए कि 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 पर पावर 6। क्या होगा? 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल। 10 पर पावर 6 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में? फटाफट बताइए कि प्रकाश का जो चाल है न्यूनतम कहाँ होता है? न्यूनतम तो आपका कांच में होता है। किसमें? न्यूनतम कांच में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही। और सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? सबसे ज़्यादा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना रहता है? 3 पर क्या है? 3 पर पावर कैसे ऐसे कुछ रहता प्रकाश से सबसे ज़्यादा चाल आपका प्रकाश का निर्वात में रहता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर आपका क्या है? तो 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? ये प्रश्न कम से कम आप 5 से 6 बार पढ़ चुके हैं। अगर आप डे 1 से डे 8 तक का क्लास किए हैं तो कलेक्ट किए होंगे तो 5 से 6 बार आपको ये प्रश्न मिला होगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फटाफट बताइए किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फटाफट कमेंट करिए। तो आपका क्या होगा? अब उत्तल लेंस, उत्तल जो लेंस है इसकी जो फोकस दूरी होती है क्या? धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। क्या? ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर 8 नंबर का। चलिए 9 नंबर देखिए, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? बताइए आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? पहला क्लोरोफॉर्म, ईथर या कार्बन डाइऑक्साइड या एथिल एल्कोहल? बताइए एथिल एल्कोहल। किसको घोरने से जो आपका है टिक्चर आयोडीन बनता है? किसको घोरने से? फटाफट बनता है, किसको घोरने से बनता है? तो आपका है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्राकृतिक का होता है? फटाफट बताइए कि डालडा में उपस्थित जो वसा अम्ल है किस प्रकृति की होती है? पहला संतृप्त, असंतृप्त और आंशिक संतृप्त या अति संतृप्त? बताइए किस अति का होता है, किस प्रकृति का होता है? फटाफट बताइए। 10 नंबर का क्या होगा? तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका संतृप्त होता है। डालडा में जो उपस्थित वसा होता है, अम्ल होता है, वो किस होता है? संतृप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि प्रोपेन का क्रियाशील मूलक क्या है? प्रोपेन का क्रियाशील मूलक क्या है? -OH। क्या है? -OH। फिर माइनस क्या है? -COOH, फिर आपका क्या होगा? ऑप्शन बताइए क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट में करिए। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला कि इथिलीन है क्या? इथिलीन क्या है? तो क्या है? पैराफिन, ओलिफिन, ओलिफिन, एल्केन, एल्काइन। क्या है? बताइए कि इथिलीन जो है आपका, इथिलीन क्या है? फटाफट कमेंट में बताइए कि इथिलीन क्या है? तो इथिलीन आपका ओल्फिन है, ओल्फिन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? फिर फटाफट बताइए कौन सा जीवाश्म ईंधन है? बायोगैस, पेट्रोलियम, क्या प्राकृतिक गैस या कोयला? फटाफट बताइए कि जीवाश्म ईंधन आपका कौन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो बायोगैस जो आपका बायोगैस ये किससे बनता है? तो बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसको गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन का क्या होता है, जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है कि जब कोई पेड़ पौधा या कोई वस्तु करोड़ों वर्ष तक धरती के सतह में दबा रहता है तो उससे क्या बनता है, उससे क्या बन जाता है, जीवाश्म ईंधन। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, समझ गए। तो आपका बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं, ईंधन नहीं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न में देखिए, थोड़ा स्पीड अप करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए। कि टहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। टहरी बांध निर्माण करने का उद्देश्य क्या था, जलापूर्ति या क्या भूमि सिंचाई या बिजली उत्पादन, इनमें से सभी बताइए। टहरी बांध जो निर्माण किया, उस निर्माण करने में क्या उद्देश्य था, तो इस सब के लिए क्या, सब की भूमि में सिंचाई हो जाए, बिजली भी उत्पन्न कर ले और जल का भी आपूर्ति हो जाए। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर आपका, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, बताइए। कौन सा तत्व है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता। एफ, एफ मतलब क्या है, आयरन का फाइव, सॉरी एफ आयरन होगा, हाँ एफ आयरन, एफ ई तो आयरन का तो एफ ई होता है। एफ किसका होता है, एफ ई आपका आयरन का होता है। एफ आपका क्या होगा, एफ किसका होता है, एफ किसका तो भूल गए हैं। चलिए एफ होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से किस तत्व की, क्या निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किस में, कौन सा तत्व, एस आई सिल्वर, ए आई एल्यूमिनियम, पी से फास्फोरस या एन से सोडियम, बताइए एन से सोडियम, बताइए किससे, कौन सा तत्व है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, का अधिक है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, कौन सा तत्व है, फटाफट बताइए। तो आपका हो जाएगा पी, फास्फोरस। पी से आपका फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 17 नंबर प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली और धातु कौन है, बताइए। कौन सा वो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रह सकता है, पारा है, तांबा है, ब्रोमीन है या नाइट्रोजन है, कौन है, फटाफट बताइए। तो 17 का क्या होगा, 17 का ऑप्शन नंबर आपका सी, ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली वो धातु है, कौन, ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, कौन सा, फटाफट बताइए। कौन सा जो अभिक्रिया है एकल विस्थापन प्रदर्शित करता है, फटाफट बताइए कौन सा, एकदम जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए। तो आपका हो जाएगा ए जी, क्या होगा, ए जी यानी कि ए जी NO3 एवं CuS। और ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या, 19 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी की संख्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, फटाफट बताइए। कि आवर्त सारणी में जो आपकी आवर्तों की संख्या है वो कितने, तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, ठीक है। आवर्तों की संख्या 7 होती है, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर आपका है कि पेटेन यानी कि जिसका सूत्र होता है C5H12। पेटेन के कितने संरचना समायावी संभव है, कितना जो आपका कितना संरचना समायावी संभव है, फटाफट बताइए। 2 3 4 5 कितना है, फटाफट कमेंट करिए फटाफट। तो आपका ये कितना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन यानी कि 3 जो है 3 संभव है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट बताइए कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, फटाफट बताइए। दही में जब का पाया जाता है ये आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। चलिए बताइए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट बताइए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में, ठीक है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट बताइए। और बताइए क्या आपका, हाँ सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट कमेंट करिए कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फटाफट। देखिए आपका जो है टमाटर में जो आपका अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, ऑक्जेलिक, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। और इमली में जो आपका, इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और आपका सिरका में
जो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आपका चींटी में, चींटी या मधुमक्खी, ठीक है, चींटी, ठीक है, चींटी या मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी, ठीक है। मधु, इसको फॉर्मिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है कि फॉर्मिक मेथोनोइक अम्ल भी, ठीक है। समझ गए? समझ गए तो फटाफट ये लिखिए सर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका 22 नंबर कि निम्न में से किस धातु को क्रोसिन में डुबाकर रखते हैं? कौन सा धातु है जो क्रोसिन में डुबाकर रखते हैं? पारा को, सोडियम को, तांबा को या सोना को? तो आपका सोडियम है, सोडियम ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। सोडियम को किस में डुबा के रखते हैं? क्रोसिन तेल में। क्यों? या अगर सोडियम को क्रोसिन तेल में डुबा के नहीं रखे तो वायु से अभिक्रिया करके जल जाएगा, वायु से अभिक्रिया करके ये जल जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको क्रोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 23 नंबर आपका प्रश्न है ए एल फोर सी के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन कौन बनता है? फटाफट कौन बनता है? पहला एथेन, मिथेन, एल्काइन, एल्कीन। कौन बनता है? फटाफट कमेंट करिए, कौन बनता है? फटाफट फटाफट स्पीड में आप लोग को कमेंट करिए, आप लोग का फटाफट बताइए कि कौन बनता है। तो वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैथेन बनता है, मैथेन बनता है। कौन बनता है? तो मैथेन बनता है, ठीक है। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखिए, 24 नंबर प्रश्न, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है कौन है? कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है? ए यू यानी कि सोना। कौन सा का? सोना। सोना जो है ये सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, ठीक है, सोना। ये यू सोना होता है, ठीक है। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? फटाफट कमेंट में आप लोग सोना का परमाणु संख्या बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है 25 नंबर प्रश्न देखिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? फटाफट बताइए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? फटाफट बताइए कि वायुमंडल में जो आपका नाइट्रोजन की मात्रा होता है वो आपका कितना? 78% होता है। कितना? 78%, 78 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो आपका सूर्य का प्रकाश है। कौन सा? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी डी आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए द ऑरेंज ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए कि द ऑरेंज ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक के द ऑरेंज ऑफ स्पीच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑफ गया ऑपरेशन ने, ड्रोमिन ने, लमार्क ने, इनमें से कोई है? बताइए कि द ऑरेंज ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट कमेंट बताइए किसने लिखा है ये पुस्तक। तो ये पुस्तक आपको ड्रोबिन ने लिखा, ड्रोबिन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 28 नंबर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी? 1 2 3 4 कितना होता है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है? फटाफट कमेंट करिए। तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या वो 3 होती है। कितना? O3। ओजोन की आपका क्या था? और ओजोन की परमाणु संख्या O3 होता है, O3। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चन ही रखते हैं, इसलिए 35 कर देंगे, ज़्यादा 35, ठीक है, 35 रखते हैं। कि क्या 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या परिशेषिका हिस्सा है किसका? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, या संवहन तंत्र का, या जनन तंत्र का? जो परिशेषिका है, आपको परिशेषिका आपका किसका हिस्सा है? तो आपका आहार नाल का हिस्सा है, आहार नाल का, ठीक है, आहार नाल का, ठीक है। समझिए। चलिए 31 नंबर आपका, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? शाकाहारी, मांसाहारी, या घटक, या उत्पादक? कौन रहता है? फटाफट कमेंट करिए कौन रहता है। तो आपका कौन रहता है? तो मांसाहारी रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है 32 नंबर आपका क्या? निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? पता है कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? घास, भूस, घास, पुष्प या चमड़ा, ठीक है। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फूलों के छिलके, केक तथा स्टील, क्या है? बता केक, लकड़ी एवं शीशा, क्या होगा? बताइए इसमें जो कौन सा समूह केवल जैव निम्नीकरण है? फटाफट जैव निम्नीकरण समूह कौन सा है? फटाफट आप लोग कमेंट करिए, फटाफट बताइए कि जैव निम्नीकरण जो आपका समूह है आपका क्या? पुष्प है,
घास है और चमड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखिए आपका जो 33 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक, बताइए कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक? ग्रेफाइड है, सल्फर है, नाइट्रोजन या क्रोन? तो ग्रेफाइड, ग्रेफाइड जो आपका है पेल्सिन में देखिएगा, पेल्सिन में आपका अगर पेल्सिन से आप लिखे होंगे तो पेल्सिन में इतना नाखून निकल रहा था, वही आपका ग्रेफाइड था। वो धातु है फिर भी वो विद्युत का सुचालक है, उसमें फिर भी करंट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। बैटरी का अम्ल कैसा होता है? बताइए बैटरी का अम्ल कैसा होता है? फटाफट बताइए कि बैटरी का अम्ल है कौन सा है? बैटरी का अम्ल कौन सा है? फटाफट बताइए एकदम। तो बैटरी का अम्ल आपका क्या होता है? सांद्र H2SO4, H2SO4 सल्फर, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। एक ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए कली चूना का रासायनिक सूत्र बताइए। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तो कली चूना का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है कि CaCO3 होता है, या सी क्या होता है? CaCO H2। कली चूना का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है, तो आपका क्या होगा? कली चूना का आपका रासायनिक सूत्र देखिएगा, कली CaO, नहीं, कली चूना का रासायनिक CaCO3 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए बताइए आप 35 में कितना सही कर पाए? 35 में आप कितना सही कर पाए? कितना प्रश्न आपको पहले से याद था? फटाफट बताइए कितना प्रश्न आप पहले से याद था, कितना प्रश्न आप सही कर पाए? फटाफट कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आपका साइंस में 35 प्रश्न रखे थे। अब हिंदी सॉरी संस्कृत के एसएन यानी कि संस्कृत के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, संस्कृत के प्रश्न को देखते हैं अब। चलिए संस्कृत के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, संस्कृत के प्रश्न को लगाते हैं। तो संस्कृत में थोड़ा स्पीड रहेंगे, थोड़ा स्पीड रहेंगे। ठीक है, स्पीड, क्योंकि देखिए लगभग आपका 40 मिनट हो चुका है ये क्लास, और लगभग 20 मिनट में आपको ये क्लास को ख़त्म करना है, इसलिए थोड़ा स्पीड रहेंगे। ठीक है, चलिए एक नंबर प्रश्न है कि आलस्य नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? बताइए आलस्य नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? आलस्य कथा, आलस्य कथा स, आलस्य कथा, आलस्य कथा, आलस्य कथ, आलस्य कथा, आलस्य कथा, आलस्य कथा, ये क्या है जी? सेम टू सेम ये तीन ऑप्शन में दे दिए। ठीक है, तो सेम टू सेम दिया। आलस्य, आलस्य एक ई बदला है, लेकिन ये दोनों सेम टू सेम दे दिया। ठीक है, तो देखिए आलस्य नाम कथा का समस्त पद क्या होगा? फटाफट बताइए। तो आलस्य नाम कथा का जो समस्त पद होगा आलस्य कथा होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर की तमन्निध्य, तमन्निध्य पद में कौन सी संधि है? क्या है कि तमन तम तन तन तन्मध्य, तन्मध्य पद में आपका तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या आदि संधि? कौन सा संधि है? फटाफट बताइए। तो तमन्निध्य संधि अति का जो संधि है उसमें कौन सी संधि, कौन से पद में कौन सी संधि है? तो उसका तमन्निध्य पद में आपका व्यंजन संधि होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 3 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि मुनि मुनि मुनिरयम में किन किन वर्णों की संधि हुई? मुनिरयम में कौन किन वर्णों की संधि है? स प्लस अ की, या र प्लस अ की, या र प्लस आ की, या विसर्ग प्लस आ की? बताइए कौन किन किन वर्णों की संधि हुई? फटाफट बताइए। तो ये आपका जो है विसर्ग प्लस आ के, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए। क्या पित्रादेश, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या है? पित्रादेश के संधि विच्छेद क्या है? पित्र प्लस आदेश, या क्या पित्र प्लस आदेश, या पित्र प्लस आदेश, या पित्र प्लस आदेश? क्या होगा? पित्र प्लस पित्र आदेश, पित्रादेश का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट बताइए। तो पित्र देश का संधि में पित्र प्लस आदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। ठीक है, 5 नी प्लस रोगा, नी प्लस रोगा का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए नी प्लस रोगा का संधि विच्छेद क्या होगा? निरोगा, निरोगा, या निरोगा, या निरोगस, निरोगस। तो आपका जो निरोगा का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट बताइए। निरोगा का जो आपका संधि विच्छेद होगा निरोगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि नरेश, नरेश, नरेश किस संधि का उदाहरण है? बताइए नरेश जो आपका नरेश था किस संधि का उदाहरण है? तो नरेश साहब का स्वर संधि का उदाहरण किस संधि का? स्वर संधि का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर आपका प्रश्न है कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है? फटाफट बताइए। तो आपका नग्न समाज का प्रथम पद नकारात्मक होता है, नग्न। ठीक है, क्या होगा? नग्न समाज का प्रथम पद क्या होगा? नकारात्मक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला बाह्य अवयव के योग में
कौन सी विभक्ति होती है, बताइए। बाह्य अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पश्चिमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति या षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, कौन सा विभक्ति होती है? फटाफट बताइए। बाह्य बाह्य अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट करिए आप लोग, कौन सा विभक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? पश्चिमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट है। मुझे पता है संस्कृत का आपका जो ऑप्शन है, संस्कृत व्याकरण आपका पूरा एकदम कमजोर है, एकदम ऑब्जेक्टिव आपका नहीं बन रहा होगा संस्कृत व्याकरण में, तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं। तो आपका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, एकदम आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। हम कल आपका ये लक्ष्यवान सीरीज को हम खत्म कर देंगे। कल आपका लक्ष्यवान जो सीरीज है आपका ये सारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये समाप्त होने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको संस्कृत, पहले आपको संस्कृत व्याकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपको लमसम 200 से 250 ऑब्जेक्टिव देंगे। 200 से 250 ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप आराम से 50 को सही कर सकते हैं, ठीक है। आपका जानबे करते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव कितना पड़ता है, तो संस्कृत खाली व्याकरण से पूछ लेता है आपका कितना 45 से 50 को व्याकरण में से पूछ लेता है, 60 चल जाते हैं कभी कभार, ठीक है। इसलिए व्याकरण को हल्का में बिल्कुल भी मत लेना। आपको कम से कम व्याकरण से 10 प्रश्न आप बना लेंगे सही से, और 40 प्रश्न आप बुकेश बना लेंगे, ठीक है। व्याकरण है थोड़ा भारी, इसलिए व्याकरण को तो जितना कम से कम व्याकरण से आपको 10 से 15 प्रश्न सही करना, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 प्रश्न व्याकरण से बनाना है। बाकी बात तो आप आराम से 35 से 40 बुकेश बना लेंगे, 35 से 40 बुकेश बना लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो बुक को एकदम बढ़िया से आप लोग पढ़ के रखिएगा। अब व्याकरण को हम जितना आपको लगभग 200 से 250 शब्द आपको बताएंगे व्याकरण का, 200 250 क्वेश्चन, उसी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है देखिए, भ्यात्रा 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 प्रथना भ्यात्रा प्रथना भ्यात्रा प्रथना भेतु भेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? बताइए कौन सा वाक्य है जो इसका उदाहरण? फटाफट बताइए कौन सा वाक्य है, फटाफट कम लोग कमेंट में बताइए कौन सा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाला का सॉरी बाला बाला सप्रत 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 विभूति। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर की बाला सरपता विभूति। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का वी उपसर्ग का बी उपसर्ग का शब्द क्या? देखिए उपसर्ग से आपका लगभग हर वर्ष कितना 3 से 4 प्रश्न हर वर्ष दोनों पारी में पूछता है उपसर्ग से। तो आपको उपसर्ग पढ़ा देंगे, उपसर्ग पढ़ा देंगे, प्रत्यय पढ़ा देंगे, आपको लकार थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, ठीक है, लकार पढ़ा देंगे, ठीक है, आपका लकार पढ़ा देंगे। उसके बाद आपका क्या पढ़ाना है, और थोड़ा धातु धातु के बारे में बता देंगे, धातु के बारे में, ठीक है। और थोड़ा बहुत संधि पढ़ा देंगे आपको, संधि से आपका भी आराम से ये बस 3-4 टॉपिक आपको पढ़ा देंगे, तो आपका आराम से जो आपका संस्कृत व्याकरण है, SN के व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में आराम से आप आराम से 10 से 15 प्रश्न को ऐसे एकदम ऐसे मार्क आ जाइए 10 से 15 प्रश्न, ठीक है। तो मतलब आपको 3 से 4 टॉपिक आपको पढ़ा देंगे। कल आपका इलेक्ट्रॉन सीरीज खत्म हो रहा है, यानी कि आपको लगभग वही 12 से 13 12 से मान लीजिए आपका बस 12 से लेकर 20 तारीख तक में आपका सारा संस्कृत व्याकरण समाप्त कर देंगे, बुक समाप्त कर देंगे। हिंदी की बुक तक एक क्लास रह गया, वो कल नहीं तो परसों समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो एकदम हिंदी का बाकी रह जाएगा आपका क्या, मैथ थी। साइंस में तो आपका फिजिक्स खत्म ही कर दिए, साइंस में आपका फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों खत्म कर दिए। बच के आपका केमिस्ट्री, ठीक है, बच के आपका केमिस्ट्री और बायो, तो केमिस्ट्री बायो रह गया, और आपका रह गया सोशल साइंस फुल रह गया है, और मैथ और सोशल साइंस को एकदम खत्म कर देना है, ठीक है। अभी लगभग आपके समय है, आपके पास अभी समय है 35 से 40 दिन समय है, इसलिए एकदम बढ़िया से एकदम सब यूज कर लीजिए, ठीक है। हम लोग हमें टेंशन की, हम आपको एकदम पूरा पढ़ा देंगे, बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग को याद करना है, याद करना है, घर में बैठ के रिवीजन करना है, क्योंकि यही वक्त है रिवीजन। और टेस्ट जरूर दीजिए, आप लोग डेली टेस्ट दीजिए, ठीक है, डेली टेस्ट दीजिए, ठीक है, तभी जाकर आपका रिजल्ट जो बूस्ट हो सकता है, आपका रिजल्ट बूस्ट होता है। बिना टेस्ट का आप नहीं एकदम रिजल्ट को बना पाइएगा, ठीक है। इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। डेली आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, QB जिससे कहते हैं क्वेश्चन बैंक उठाइए, और डेली एक हर साल का एक पन्ना सॉल्व करिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न का क्या था, बी उपसर्ग का आपका किस शब्द में है? बताइए बी उपसर्ग किस शब्द, वनिता में, विवाह में, विद्यमाना में, या विदिति में, विदितम विदितम में, कौन सा बी उपसर्ग किस में? फटाफट बताइए। तो बी उपसर्ग जो है आपका वो जो आपका किस में है? विवाह में। ऑप्शन नंबर आपका इस बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 11 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि जब आलसशाला में क्या है, जब आलसशाला में आग लगाई गई तब सब सब तब कौन भागा?
बताइए जब अल्लाह सलाम आग लगाया गया था तब जो धूर्त लोग था वो भाग गया। कौन धूर्त लोग भाग गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर का कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह। बताइए सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो 5वें गुरु कौन थे, 5वें आपका गुरु जो थे वो गुरु अर्जुन देव महाराज थे। गुरु अर्जुन देव महाराज थे, ठीक है। चलिए 13 नंबर है हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होने चाहिए। तो भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, देशभक्ति। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 14 में कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, बताइए किशोरी, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, फटाफट बताइए कि जो आपका किशोरी है उसमें स्त्री प्रत्यय कौन सा। तो किशोरी में जो आपका स्त्री प्रत्यय होगा डिप टिप डिप डिप डिप। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 15 नंबर तक ज्ञान प्लस मुतुप में कौन सा पद बनेगा। ज्ञान प्लस मुतुप से कौन सा पद बनेगा। देखिए मुतुप का जो आपका रह जाता है शेष क्या रहता है, मुतुप का आपका शेष क्या रहता है, मुतुप का शेष रहता है आपका बाण, ठीक है, वान। मुतुप में शेष आपका क्या रहता है, बाण, यानी कि ज्ञानवान बन जाएगा, ज्ञानवान। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ज्ञानवान। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक है। हम सारे आपको लकार पढ़ाए, सबके सारे आपको जो प्रत्यय पढ़ा देंगे, लकार पढ़ा देंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बस कल भर कैसे कर लीजिए, परसों से आपका देखिए कैसे खेला चालू होता है, ठीक। चलिए 16 नंबर आपका क्या है, सांच। सांच, सांच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा पद है, बताइए सांच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। कतुर्म कतुर्म, गतवान गतवान, शोभितम शोभितम, वर्तमान वर्तमानम वर्तमानम। बताइए कि आपका सांच, सांच प्रत्यय का उदाहरण कौन सा, फटाफट है। सांच प्रत्यय का जो आपका उदाहरण है वो आपका वर्तमानम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं कि ये व्याकरण को छोड़ दें, व्याकरण छोड़ दें, खाली बुक का प्रश्न करके हट जाए, हैं। नहीं नहीं चलिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठक, देखिए ठक प्रत्यय में कौन सा पद होता है, बताइए ठक प्रत्यय में, ठक प्रत्यय से कौन सा पद बना है कि जलियम मनुष्यम मनुष्यम बनते धार्मिका। ठक प्रत्यय में कौन सा शेष रहता है, ठक प्रत्यय में देखिए इका शेष रहेगा, इका। देखिए इसमें इका है ना, इक में धार्मिका, देखिए धार्मिका, धार्मिका पर ये थी में धार्मिका है, होने का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर, भवते किस लकार का रूप है। भवते किस लकार का रूप है, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, ये आपका लिट लकार। तो बताइए कि भवते क्या, भवते किस लकार का अति रूप है, फटाफट कमेंट करिए। तो भवते जो आपका है ये आपका कौन सा विधिलिंग लकार का रूप है, विधिलिंग। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर आपका कि वाची, वाची में कौन सी विभक्ति है। वाची में आपका कौन सा विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी, चतुर्थी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। वाची में आपका कौन सी विभक्ति है, फटाफट बताइए। तो वाची में जो है आपका सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर आपका सी, सॉरी बी बिल्कुल राइट आंसर। ये कैसे, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, बताइए अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मनोप्रांत के बाद, शिशुवावस्था में, या वृद्धावस्था, या जो अंत्येष्टि यानी कि अंत यानी कि मरणोपरांत। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जन्म पूर्ण संस्कार कितने होते हैं, बताइए जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 23 नंबर, समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, फटाफट बताइए कि समावर्तनम संस्कार का जो उद्देश्य है किस लिए होता है। तो है इसलिए गुरु गृह, क्या है समावर्तनम क्या है, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, ठीक है, और वेदारंभ करना, या आपका गुरु के पास जाना, या शिक्षा तो देखिए समावर्तनम यानी कि समाप्त, शिक्षा समाप्त करके गृहस्थ जीवन में प्राप्त करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 24 नंबर है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो बताइए विवाह संस्कार के बाद, किस संस्कार के बाद, विवाह संस्कार के बाद लोग ये करते हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। 25 नंबर की नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो नीति श्लोक का जो पाठ है आपका विदुर नीति से संकलित, किससे, विदुर नीति से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 26 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए, आपका जो 26 नंबर प्रश्न है क्या है कि क्या कि विद्या की रक्षा किससे होती है, फटाफट बताइए विद्या की रक्षा किससे, सत्य से, मृत्युंजय से, या योग से, या विधि से। तो विद्या की जो आपका रक्षा होगा आपका योग से होगा, विद्या की रक्षा, ठीक है, किससे, योग से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 27 नीति 16 का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है, सुख देने वाली क्या है, विद्या कर्म क्षमा अहिंसा। बताइए सुख देने वाला क्या है, फटाफट बताइए। जो सुख देने वाला है वो आपका अहिंसा है, वो अहिंसा आपको सुख देगा, ठीक है, अहिंसा, ठीक। चलिए 28 नंबर नीति श्लोक का पाठ में कितने
कितने श्लोक है बताइए। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? 6 श्लोक, 10 श्लोक, 8 श्लोक या 5 श्लोक? फटाफट बताइए कि नीति श्लोक का पाठ में जो आपका श्लोक है कितना? श्लोक की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। 1929 राम परवेशराम को छात्र नाम अध्ययनम तप का उद्देश्य किसने दिया था? तो उपदेश किसने दिया था? पिता ने, साथी ने, गुरु ने या माता ने? तो उससे किसने दिया था? तो गुरु ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए आपका ड्रीम कितना है? आपका जो ड्रीम है बोर्ड एग्जाम में ड्रीम है कितना है? तो ड्रीम आपका रखना है 400 से लेकर 450 के बीच, ठीक है। 400 से लेकर कितना? 400 से लेकर 450 तक, ठीक है। 450 से एक भी नीचा ना सोचना है। 400 से 450 तक आपका ड्रीम रहना चाहिए, ठीक है। 400 से नीचा एकदम सोचने ना, 400 नीचा सोचने, 450 से जितना ऊपर सोच ली, लेकिन 400 नीचा नहीं सोचना। 400 से नीचा एकदम बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। आपको कितना नंबर लाना है? 450 नंबर लाना है, 450, ठीक है। 450 एकदम ठान के लिखिए, कैसे करके भी लाना है तो लाना है। 30 नंबर प्रश्न है कि राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो राम परवेश राम का जो जन्म होता है भीकन टोला में हुआ था। कहाँ? भीकन टोला में। तो बताइए 30 में आप कितना सही कर पाए? 30 ही प्रश्न रहने देते हैं, संस्कृत में 30 प्रश्न बहुत हो गया, ठीक है। 30 ही प्रश्न रहते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। तो बताइए 30 में कितना सही कर पाए? तो 30 में आपको कितना सही कर पाए कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब हिंदी के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए हिंदी का फर्स्ट नंबर पर संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष शब्द का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? सम प्लस तोष, सम प्लस क्या होगा? सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, यानी कि देखिए कहा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है? मंगलवार कौन सा संज्ञा है? बताइए मंगलवार आपका कौन सा संज्ञा है? तो मंगलवार है जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर रखो ये बिल्कुल राइट आंसर। चलिए जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? कि जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि जो बोलेगा निश्चय ही उसे क्या होगा? दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये निश्चयवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या है? तो 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 4 नंबर प्रश्न है कि मैंने क्या है? कि मैंने गया किस काल का उदाहरण? मैंने गया किस काल का उदाहरण? भूतकाल का, भविष्य काल का या वर्तमान काल का या इनमें से कोई? मैंने गया कौन सा काल का उदाहरण है? ये आपका होगा भूतकाल का। क्या? भूतकाल। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए। 5 नंबर की पीताम्बर कौन समास है? पीताम्बर कौन सा समास है? तो पीताम्बर बताइए कौन सा समास है? तो पीताम्बर आपका बहुवीर्य समास होगा। पीताम्बर मतलब होता है भगवान विष्णु, ठीक है। पीताम्बर मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु, ये बहुवीर्य समास होगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए कि चना शब्द क्या है? चना शब्द क्या है? फटाफट बताइए कि चना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंगी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि चना जो आपका शब्द है ये आपका क्या है? तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है। चना क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर का पत्थर शब्द क्या है? तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज। बताइए पत्थर आपका कौन सा? पत्थर जो आपका शब्द है कौन सा? तो पत्थर आपका तद्भव हो जाए, तद्भव। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर आपका प्रश्न है कि विदेश विदेश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? विदेश शब्द में आपका बी उपसर्ग है, बी। देखिए बी प्लस देश, बी प्लस देश से क्या होगा? विदेश, बी प्लस देश विधान की बी उपसर्ग। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। देखिए छलिया शब्द में पढ़ते हैं छलिया या देखिए छलिया लिया क्या होता है? छलिया बोलिए तो क्या होता है? छलिया में आपका क्या या आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है? कुत्ता भौंकती है। अरे इजी सुने कि कुत्ता भौंकती है ना? तो चलिए कि बालक सो रहा था, राम ने पुस्तक को फाड़ी, ये सुने जी? ना सुने होंगे, ठीक है। तो एक फूलों की माला लाओ, ठीक है। एक फूल की माला होता है जी? तो ना, यानी कि बालक सो रहा था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है एक फूलों की माला लाओ। एक फूल का माला बनेगा जी? है एक फूल का माला अब बोल रहे हैं डी नहीं होगा, सी हमको लग रहा है बी होगा शायद। बालक सो रहा था, ठीक है। तो बी होगा शायद, ठीक है। देखिए नहीं तो एक फूल का माला होता है, एक फूल का माला नहीं होता है। तो फूलों का माला बोलता है, एक फूल कैसे बोलते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। चलिए डी ना होगा, डी चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 11 नंबर आपका प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर आपका प्रश्न क्या है? हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है
कुछ इंच बढ़ गया, क्या कुछ डॉट डॉट बढ़ गया, क्या बढ़ गया, इंच, क्या बढ़ गया, इंच, कुछ इंच बढ़ गया, क्या। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। 12 नंबर देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्रियों ने अंगों का क्या मतलब बताया, बताए अंगों का क्या मतलब बताए। अंगों का मतलब बताए, दादा की गोद में बैठा पोताना है, दादी की गोद में बैठा पोताना है जी, पिता की गोद में बैठा बेटाना है, माँ की गोद में बैठा बेटा। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल है, माँ की गोद में बैठा बेटा। ठीक है, अंगों को माँ बताया है, और जो बिंदा पर है उसको बेटवा बताया है, कि ये जो ये मैया है एक बेटा बेटवा बैठल है। ठीक है, इसको माँ की गोद में बैठल बेटवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए, बंगला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से कौन है। तो जो आपका नाम सुनेंगे, बंगला के जीवनानंद दास। ठीक है, ये जीवनानंद दास जो है बंगला कवि के चर्चित कवि है, बंगला के चर्चित कवि। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए, आपका 14 नंबर है कि जीवनानंद दास क्या है। 14 नंबर प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा करते हैं। अब अबाबिल, कौवा, हंस, इनमें से सभी बनने का वो क्या करते हैं, अभिलाषा करते हैं कि हम कौवा बन के अपना आएंगे, या अति हंस बन के आएंगे। ठीक है, ये सभी बनने का अभिलाषा करते हैं, कौन, कवि जीवनानंद दास ने। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है। तो अगला प्रश्न है, मेरे बिना, क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो मेरे बिना तुम प्रभु जो शीर्षक कविता का रचयिता है, देखिए मेरे, अगर भगवान को कहिएगा तुम तो भगवान की कहेगा, भगवान कहेगा रे नर मारबो, नहीं कि रेनर मारिया रिल के, रेनर मारिया रिल के हो जाएगा। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है, अगर भगवान को तुम ताम करिएगा तो क्या बोलेगा भगवान के, रेनर मारबो, यानी कि रेनर मारिया रिल के। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर आपका क्या है, ये जो नर दुख में दुख नहीं माने, किस कवि की उक्ति है। तो ये गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि जो नर दुख में दुख न माने, वो किसकी उक्ति है, तो ये गुरु नानक जी की। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 17 नंबर आपका प्रश्न है, रस खान की भक्ति कैसी थी। तो रस खान की जो भक्ति थी कैसी थी, फटाफट बताइए, कि निराकार था या निर्गुण था या सगुण था, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करें कि जो रसखान की भक्ति थी, तो रसखान की भक्ति कैसी थी। तो रसखान की भक्ति सगुन थी। रसखान गा गा कर भगवान की भक्ति करते थे। ठीक है, कि क्या गा गा, सगुन देखिए, सगुन मने मन जपिएगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे भी मन में कुछ जपिए। ठीक है, मने मन जपिए, और सगुन मतलब कुछ गा के, कि मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ठीक है, इसी तरह इसको सगुन कहते हैं। अगर आप गा गा के भक्ति करते तो वो सगुन हो गया, और आप मन जैसे मेडिटेशन हो गया, कि मने मन आप जप रहे हो, आपका निर्गुण हो गया। ठीक है, तो रसखान किस भक्ति कवि थे, तो सगुन भक्ति कवि थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। 18 नंबर देखिए, प्रेम वरण रसखान ने किससे कहा है। प्रेम वरण जो रसखान है, किसे, राम को, सीता को, यशोदा को, कृष्ण को। बताइए, प्रेम वर्ण जो रसखान है कृष्ण को कहा है, कृष्ण को प्रेम का वर्ण कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 ने कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है। बताइए, कुंवर नारायण जो है आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है। पहला नई कविता, प्रयोगवादी, या प्रद्यवादी या अर्थातवादी। बताइए, कुंवर नारायण जो है आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि है। फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर नई कविता। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए। चलिए अगला प्रश्न, बी नंबर क्या है, कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। बताइए कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य, आलोचना, या कलात्मक एवं अलंकृत, या उपन्यास, या यात्रा यात्रा वृंत। बताइए, बद्री नारायण चौधरी ने किस प्रकार के गद्य लिखते हैं। तो फटाफट कमेंट करिए आप लोग, किस प्रकार के गद्य लिखते थे। तो वो गद्य लिखते थे कलात्मक एवं अलंकृत। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए 10 प्रश्न और कर लेते हैं। ठीक है, 21 नंबर आपका प्रश्न देखिए, 21 नंबर, कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया था। बताइए, कब किया था। 1601 में, 1602 में, 1604 में, या 1603 में। बताइए,
गुरु ग्रंथ के साथ सॉरी कि देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़वे नहीं कि हम पहले आंसर पढ़ रहे बता रहे। देखिए गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया था? जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। कब किया था फटाफट बताइए, फटाफट कब किया था? तो जो इसका क्या था वो आपका 1604 ईस्वी में क्या था? कब? 1604 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 22 नंबर आपका है कि कबीर खान का राज्यकाल रचना काल किस मुगल शासक राज्यकाल का था? जो कबीर खान थे तो किस उस समय कौन सा मुगल शासक था? फटाफट बताइए कौन सा? अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर? कौन था? फटाफट बताइए कौन था? तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो आपका होगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 23 नंबर देखिए, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? तो बताइए नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद जी थे कब मारे गए थे? 1739 ईस्वी में मारे गए थे। कब? 1739 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बोली सकत हिंदी नहीं, क्या है देखिए पढ़िए कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग। ठीक है, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कि ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हिंदी नहीं बोल पाएंगे और वो हिंदू कहेंगे अपने आप को, क्या कहेंगे? हिंदू। ठीक है, अंग्रेजी भाषण मतलब अंग्रेजी बोलेंगे और अंग्रेजी उपभोग मतलब अंग्रेजी का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस जो पंक्ति है शीर्षक कविता की पंक्ति, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये जो पंक्ति आपका स्वदेशी नामक कविता से लिया गया। कहाँ से? स्वदेशी नामक कविता, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक प्रेमघन है। ठीक है, प्रेमघन। ठीक है, प्रेमघन है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए, आपका प्रश्न 25 नंबर प्रश्न क्या है? तो 25 नंबर आपका प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? किसे मिट्टी की क्या है? किसे कहा है कि मिट्टी की प्रतिमा उदासनी? ये तो भारत माता को कहा है। किसे? भारत माता का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 प्रश्न और पढ़ लेते 30 तक। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे? बताइए रामधारी सिंह दिनकर जो है किस काल के प्रमुख कार्य कवि थे? हाँ, अनंत सिंह वाला आप कहानी सुने न, तो रामधारी सिंह बिल्डर वो नहीं बोल दीजिएगा, आप बिल्डर नहीं बोलिएगा, दिनकर बोलिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या प्रयोगवाद के जी डबल डबल दे देते ऑप्शन में। चलिए प्रयोगवाद का की होगा उत्तरवाद का या क्या? प्रत्ययवाद बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी है वो किस काल के प्रमुख कवि थे? फटाफट बताइए किस काल के थे? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर जी थे वो किस काल के? तो ये थे उत्तर छायावाद के। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर है कि दिनकर जी को उनकी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस कृति पर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? क्या है? रसवती, प्रमभंग, प्रणभंग, प्रंगभन, हारे को हरि नाम संस्कृत के 4 अध्याय पर। बताइए जो दिनकर जी थे उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस कृति पर मिला था? फटाफट बताइए। तो उसको साहित्य मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर ना, है ना? संस्कृत के 4 अध्याय होगा, क्या होगा फटाफट बताइए आप लोग, तो क्या होगा फटाफट कमेंट में बताएं। हाँ, संस्कृत के 4 अध्याय होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी सॉरी डी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 28 नंबर आपका है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने रखा? गुरु नानक ने, रसखान ने, घनानंद ने, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, यज्ञ ने? किसने रखा था? फटाफट बताइए। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो किया था किसने? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, यज्ञ ने? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी बिल्कुल राइट है। 29 नंबर देखिए क्या है? 29 नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। 29 नंबर आपका प्रश्न क्या है? चलिए 29 नंबर प्रश्न सॉरी 29 नंबर, हाँ 29 नंबर आइए। 30 ही प्रश्न करेंगे। प्रश्न तो हम लेकर आए थे बहुत ही 50 प्रश्न लेकर आए थे, लेकिन बहुत समय हो गया इसलिए हम 30 प्रश्न आपको करवा के फिर क्लास को खत्म कर देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पर गिराया गया था। किस पर? जापान को क्या कहता है? जापान को कहा जाता है सूरज, निकलता हुआ सूरज, किस शायद उसी को कहते हैं। हाँ, निकल जापान पे कहाँ गिराया गया था? जापान पर नहीं। चलिए मेरा थोड़ा गला भी फंस गया है तो कोई दिक्कत नहीं, संभालिए आप लोग। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न को देखिए। 30 नंबर आपका प्रश्न है कि कवि यानी कि यज्ञ के अनुसार जली हुई छाया किसका राखी है? जली हुई छाया किसका राखी है? महात्मा का, क्या महात्मा का, जानी दुश्मन का,
या भावुक क्या है, या भिक्षुक का या मानव का। बताइए कि आज्ञा के अनुसार कि जली हुई छाया किसकी साखी है, फटाफट बताइए। जली हुई जो छाया है वो किसकी साखी है, तो वो साखी है मानव का। किसका, मानव का। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। बताइए कि आप हिंदी के 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही कर पाए और कितना प्रश्न आपको पहले से पता था। अगर प्रश्न को आपको याद नहीं है तो सारा कहाँ इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, इसका जो पैनल PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर से आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करके सारे को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सबको सबको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बताइए क्लास कैसा लगा, क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आप क्लास का नहीं लाइक किए हैं तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी आप लोग, हम लोग का परिवार कितना पुरने वाला है, 150 का परिवार होने वाला है, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले क्लास में।